वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आपके हमने ये है इनकम मेथड से हम लोग अवॉइडिंग डबल काउंटिंग के बारे में बतानी है कि कैसे दो मेथड ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड करें। अब हम लोग इनकम मेथड से देखें तो क्या इसमें करना है। ये सामने है आपके, इसमें जो प्रिकॉशंस लेनी है वो ये है और उसका रीज़न ये है। इसको भी हम बड़ा कर दे रहे हैं। इनकम मेथड, ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक गिफ्ट्स, डोनेशंस, ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स एट्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो किसी को कोई गिफ्ट मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, या सीनियर सिटीजन्स को ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, स्कॉलरशिप है, जो भी है, तो उसको इनकम में, कंट्री के नेशनल इनकम में नहीं लेना है। क्या वजह है इसका रीज़न यही है, दे आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। इसके बदले में इनको कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं करना है, तो इसीलिए इस तरह के जो इनकम से होंगे पेमेंट्स हैं उनको इनकम मेथड में इनको शामिल नहीं किया जाएगा, इनको इनकम में ट्रीट नहीं किया जाएगा। फिर है सेकेंड, imputed value of factor services provided by the owners of production should be included। तो वही जो अपने लिए जो काम कर रहे हैं उसका जो imputed value है, जैसे हमने बताया था पिछले क्लास में भी, imputed value हम लोग कहते हैं, तो उसका जो वैल्यू होता है, अब दूसरे के लिए करते हैं तो पैसा मिलता है उसके लिए, ऐसा सोचिए। तो अपने लिए कर रहे हैं तो अपने को पैसा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो अगर दूसरों से लेते हैं तो वो पैसा लगता है उनका, तो एक तरह से वो उनके इनकम हो जाता है। तो किसी दूसरे से वो सर्विस लेते हैं तो उतना पैसा उनको देना पड़ता है, या किसी दूसरे को वो सर्विस देते हैं तो उतना वो कमा सकते थे। तो अपने लिए वो कर रहे हैं तो पैसा बचा रहे हैं, तो वो भी एक इनकम ही हुआ। तो इट इज़ अ प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर्ड बाय देम। तो ये तो सर्विस तो वो कर ही रहे हैं प्रोडक्टिव, भले अपने लिए कर रहे हैं लेकिन उसको भी जोड़ना है। फिर तीसरा है विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरी इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो कोई लॉटरी वगैरह लग जाए तो उनको नहीं लेना है, ये याद रखें, किसी भी इस तरह के इनकम। तो रीज़न है नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी करस्पॉन्डिंग टू विंडफॉल गेन्स। तो इसके लिए इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, ये बैठे बैठा है जो पैसा आ रहा है, तो इनको नहीं लेना है। फिर है कैपिटल गेन्स शुड बी अवॉइडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो इसके मतलब समझने के लिए आपको थोड़ा सा अकाउंटेंसी की ज़रूरत होगी। कैपिटल गेन हम लोग क्या लेते थे, जैसे आपका कोई एसेट है बिजनेस में, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, अब समय के साथ उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो जो आपका 20 लाख का मान लीजिए जो प्रॉपर्टी था, समय के साथ साथ वो मान लीजिए 30 लाख हो गया, तो 10 लाख तो आपका बढ़ गया वैल्यू। तो ये इसलिए नहीं हुआ कि आपने कोई बिजनेस अच्छे से किया, तो ये प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा है तो ऑटोमेटिक उसमें वैल्यू बढ़ गया। तो ऐसा कोई इसमें आपका बिजनेस स्किल की ज़रूरत है नहीं, ये अपने आप बढ़ा। तो इस तरह के गेन्स को हम लोग कैपिटल गेन में लेते हैं, जो आपके कैपिटल नेचर के होता है, एसेट्स वगैरह जो भी होते हैं उनका जो वैल्यू बढ़ता है वो होता है कैपिटल गेन। तो उस तरह का अगर कोई गेन हो रहा है तो उनको नहीं लेना है, बिकॉज देर इज़ नो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही रीज़न है कि इसके बदले में कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस होता नहीं है, ये अपने आप जैसे बढ़ता है। तो इसको कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल गेन है, तो इनको नहीं लेना। अगर इस तरह का है तो उसको इनकम में ट्रीट नहीं करना है। फिर इनकम फ्रॉम सेल कंज्यूम्ड आउटपुट शुड बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो वही बात है कि
खुद आप उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं, अपना आउटपुट जो बनाया खुद खा गए, जैसे क्रॉप्स वगैरह अपने घर के लिए खुद ही खा गए। तो लेकिन उसको भी जोड़ना है क्योंकि प्रोडक्शन हुआ है। ही डज नॉट पेइंग टू अदर्स बट इन ए वे ही पेज टू हिमसेल्फ। वही क्रॉप्स अगर दूसरे से खरीद के लाता तो उसको पैसा देना पड़ता है, तो अपने लिए वो किया, पैसा लगा नहीं, अगर पैसा बचा तो वो भी उसको इनकम में शामिल हो गया। कहावत भी जैसे है कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न। अगर आप एक पैसा बचाते हैं तो इसका मतलब है कि एक पैसा आपने कमा लिया है। तो यही कॉन्सेप्ट है, तो इनको लेना होता है। तो आशा है आपको समझ में आ रहा है, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।